1 लाख करोड़ की मार्केट कैप अदानी ग्रीन क्रॉस कर चुका है। पिछले 1 साल के अंदर 50 रुपए का स्टॉक 600 क्रॉस कर चुका है। हाय, दिस इज नीरज चौधरी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो के अंदर हम अदानी ग्रीन एनर्जी का कंप्लीट एनालिसिस करेंगे और जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वैल्यूएशन के बारे में, क्या ये स्टॉक आपको सस्ता मिल रहा है या महंगा मिल रहा है, उसके ऊपर हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। उसका कंप्लीट बिजनेस मॉडल भी डिस्कस करेंगे, ये रेवेन्यू कैसे कमाते हैं और उसके ऑपरेशन कैसे होते हैं, और फिर इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चीजें मैं आपके सामने रखूंगा। क्या की चैलेंजेस आ सकती है वो भी हम डिस्कशन करेंगे और लास्ट में मैं मेरे ओपिनियन डिस्कस करूंगा। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। रिन्यूएबल एनर्जी नेक्स्ट बिग थिंग होने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया का फोकस चेंज हो रहा है लो कार्बन एमिशन फ्यूल की तरफ, एनवायरमेंट पॉल्यूशन कंट्रोल करने के लिए। इंडियन गवर्नमेंट भी इसी लाइन पे काम कर रही है और 2022 तक इंडियन गवर्नमेंट ने जो टारगेट रखे थे वो 175 गीगावाट के टारगेट रखे थे, जिसमें से 100 गीगावाट सोलर के लिए अलोकेट किए थे। लेकिन आप मार्च 2020 तक के डेटा देखते हो ना, तो इंडिया ने ओनली 37 गीगावाट के सोलर के प्लांट लगाए। अभी भी 63 गीगावाट का काम बाकी, इसलिए ज्यादा फोकस से गवर्नमेंट काम कर रही है। इसलिए इस सेक्टर की कंपनी को थोड़ा सा ज्यादा प्यार मिल रहा है मार्केट से भी और गवर्नमेंट से भी। अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम करती है। 2015 के अंदर इन्होंने अपना ऑपरेशन स्टार्ट किया था और ये बेसिकली करते क्या है, ये विंड फार्म और सोलर फार्म को डेवलप करते हैं, फिर इसे कंस्ट्रक्ट करते हैं और उसे उसका ऑपरेशन को मेंटेन करते हैं, और वहां से जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होती है वो आगे फिक्स रेट पे बेचते हैं। इंडिया के 11 स्टेट के अंदर इनकी प्रेजेंस है और 53 साइट्स है। आप इनका अगर टोटल पोर्टफोलियो देखते हो ना, तो अराउंड 75 to 85% इनका फोकस सोलर के ऊपर रहता है। ये मेनली सोलर के ऊपर ज्यादा फोकस करते हैं। आप अगर कोई पावर कंपनी का एनालिसिस करते हो ना, तो 3 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाती है। नंबर 1 होता है टैरिफ, वो जो इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं वो कितने रेट पे बेचते हैं, उनके कस्टमर कौन है, और नंबर 3 उसके पीपी टर्म क्या है। अदानी ग्रीन के आप अगर टैरिफ देखते हो ना, तो 3.24 रुपीज पर यूनिट है। ये कम है नॉर्मल पावर प्लांट से, क्योंकि ये सोलर और विंड के अंदर डील करते हैं, इसलिए रेट कम है। इसके जो मेन कस्टमर है अराउंड 93% इनके कस्टमर गवर्नमेंट है और 7% नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और इनके पीपीए टर्म है ना 25 ईयर है। पीपीए टर्म जिन लोगों को पता नहीं, पावर परचेज एग्रीमेंट रहता है। ये जो परचेज पावर कंपनीज रहती है वो क्या करती है, उसको आप डेवलपर बोल सकते हो। वो इनिशियली अपफ्रंटली इन्वेस्टमेंट करते हैं, उसे उसका पूरा पावर प्लांट डेवलप करते हैं, उसके डे टू डे के जो खर्चे होते हैं वो मैनेज करते हैं। उसके अगेंस्ट में वो कंपनी के साथ गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ टैरिफ फिक्स करते हैं और उसके टेन्योर फिक्स करते हैं कि आने वाले 10 साल, आने वाले 15 साल या 20 साल तक हम आपको ये इलेक्ट्रिसिटी बेचेंगे इस रेट के ऊपर, जिसको पावर परचेज एग्रीमेंट बोलते हैं। अदानी ग्रीन के पावर परचेज एग्रीमेंट देखोगे ना, तो अराउंड 25 इयर्स के ऑन एन एवरेज है। आपने इतना तो समझ लिया, अदानी ग्रीन एक पावर प्लांट है जो इलेक्ट्रिसिटी बनाता है और फिर उसे आगे बेचता है। तो इसके रेवेन्यू किस चीज के ऊपर डिपेंड करेंगे, इसकी कैपेसिटी के ऊपर। आपके पास कितने मेगावाट, कितने गीगावाट का पावर प्लांट है, जितना ज्यादा कैपेसिटी होगा उतना ज्यादा आप इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर पाओगे और आगे बेच पाओगे। एज ऑन दैट मैं अगर बात करता हूं तो 2.4 गीगावाट की इनके ऑपरेशनल प्लांट है, जहां से वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं और रेवेन्यू करते हैं। 3.6 गीगावाट के इनके जो प्लांट है वो अंदर डिस्कशन है, अंदर कंस्ट्रक्शन से अभी बने नहीं है, वो 2020 के एंड तक बनेंगे और फिर ऑपरेशन के अंदर आएंगे। यानी कि 2.4 गीगावाट के ऑपरेशनल है प्लस 3.6 गीगावाट के अंदर कंस्ट्रक्शन है। टोटल अगर मैं मिलाता हूं 2020 के एंड तक, तो इनके पास टोटल 6 गीगावाट के प्लांट बन जाएंगे। जो लोग इस कंपनी को ट्रैक नहीं कर रहे थे, एक्चुअली इनको जून 2020 के अंदर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन इंडिया से 8 गीगावाट का अनदर एक टेंडर मिला है, जिसके अंदर 6 गीगावाट का इनको सोलर प्लांट डालना है और 2 गीगावाट का इनको सोलर पैनल और सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग यूनिट डालना है। ये प्रोजेक्ट इनको 2021 से 2025 के बीच खत्म करना है। 2022 तक इनको 2 गीगावाट का प्लांट ऑपरेशन में लाना है और उसके हर साल इनको 2-2 गीगावाट करके कैपेसिटी को ऐड करते जाना है। यानी कि ऑन पेपर अगर आप देखते हो तो इनके पास टोटल 14 गीगावाट की कैपेसिटी बन जाती है। हालांकि 2.4 गीगावाट ऑपरेशन में, 3.6 अंडर कंस्ट्रक्शन में जो 2020 तक हो गए और 8 गीगावाट के 2025 तक खत्म हो गए, तो ऑन पेपर इनके पास टोटल 14 गीगावाट हो जाते हैं। तो पिछले 1 साल के अंदर ये स्टॉक 50 से 600 क्यों पहुंच गया, इसका मेन रीजन यही है क्योंकि इसकी कैपेसिटी 2.4 से 14 गीगावाट तक पहुंच गई है। यानी कि इसके रेवेन्यू बहुत ही ज्यादा बढ़ने वाले हैं। इनके जो रेवेन्यू है ना वो प्रिडिक्टेबल और स्टेबल है। एक्चुअली जो बड़े इन्वेस्टर है ना उससे कैलकुलेट कर सकते हैं। 2.4 गीगावाट का अगर आपका प्लांट है तो आपके इतने रेवेन्यू आ रहे हैं। अगर आप 6 गीगावाट का प्लांट बनाते हो तो आपके रेवेन्यू इस टैरिफ के हिसाब से इतना रेवेन्यू आ सकता है, और 14 या 16 गीगावाट का अगर आपका कैपेसिटी होता है ना तो इतना रेवेन्यू आ सकता है। बड़े इन्वेस्टर इसे कैलकुलेट कर सकते हैं, इसलिए आपके जो वैल्यूएशन है ना, आपको प्रीमियम वैल्यूएशन मिलता है इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि आपके रेवेन्यू पहले से स्टेबल है और वो सिक्योर है, क्योंकि आपने ऑलरेडी
आपके जो पीपी है ना वो 25 ईयर के हिसाब से आपने करके रखे, इसलिए थोड़ा सा ज्यादा प्रीमियम आपको यहाँ पे इस कंपनी के अंदर देखने को मिल रहा है। चलिए सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर बात करते हैं, इसके वैल्यूएशन के बारे में। क्या ये कंपनी आपको सस्ती मिल रही है या महंगी मिल रही है? एज अ रिटेल इन्वेस्टर आपको एंटर होना है कि नहीं होना है? जैसे मैंने आपको आगे बताया था, ये पावर प्लांट कंपनी होती है, आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, यानी कि हाई डेट बिजनेस है। आपको पहले इन्वेस्टमेंट करना है, फिर वो प्लांट जब ऑपरेशन में आएगा 2-3 साल के बाद, तब वहां से आपके रेवेन्यू आने के स्टार्ट हो गए। आपके पास कैपेसिटी अभी कम है, 2 गीगावाट की हार्डली कैपेसिटी आपके पास, आप 12 गीगावाट प्लान करके बैठे हो। आप हर जगह से लोन लेके आपके बिजनेस रन नहीं कर सकते, क्योंकि बोरोइंग बहुत ही ज्यादा बढ़ जाएगी और डेट के अंदर आप रहोगे। इसलिए अदानी क्या कर रहा है, इनके पास जो ऑपरेशनल पोर्टफोलियो है ना, उसमें से आधा बेच डाल रहा है और वहां से जो अमाउंट आ रहा है ना, वो फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहा है। इसलिए इन्होंने क्या किया, इनके पास जो 2.1 गीगावाट का जो सोलर का पोर्टफोलियो था ना, उसमें से 50% पोर्टफोलियो इन्होंने टोटल ऐसे को बेच डाला है और वहां से उनको 3,700 करोड़ मिले और वो 3,700 करोड़ उनकी फ्यूचर प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, ताकि उनको ज्यादा डेट नहीं लेना चाहिए। अभी मैं आपको इसको वैल्यूएशन की आपको कहानी समझाता हूं, ये कैसे काम करता है। यहाँ पे इसको थोड़ा ध्यान से समझने का ट्राई करना। टोटल एसए ने 2.1 गीगावाट का जो टोटल कैपेसिटी था, उसमें से 50% के लिए 3,700 करोड़ दिए, तो 2.1 गीगावाट का टोटल वैल्यूएशन कितना हुआ? 7,400 करोड़। अभी 7,400 करोड़ को मैं 2.1 गीगावाट से डिवाइड करता हूं ना, तो 1 गीगावाट का जो वैल्यूएशन निकल के आता है ना, वो 3,500 करोड़ निकल के आता है। अभी आप समझिए, अदानी ग्रीन ने टोटल एसए को 1 गीगावाट का प्लांट है ना, वो कितने पैसों में बेचा? 3,500 करोड़ में। उसका वैल्यूएशन 1 गीगावाट का 3,500 करोड़ बना। अभी हम ऑन पेपर बात करते हैं, अदानी ग्रीन के पास ऑन पेपर हम बात करते हैं ना, तो 2025 तक 14 गीगावाट के प्लांट उनके हाथ में। अभी 14 गीगावाट को 3,500 करोड़ से आप मल्टीप्लाई करते हो ना, तो 49,000 करोड़ निकलता है, यानी कि 50,000 करोड़ निकलता है उसका टोटल वैल्यूएशन। और राइट नाउ अदानी ग्रीन का मार्केट कैप है 1 लाख करोड़, यानी कि वो डबल है उससे। सेकंड इंपॉर्टेंट थिंग, हमने 14 गीगावाट का कैलकुलेशन करके 50,000 करोड़ का वैल्यूएशन डिराइव किया, लेकिन वो 2022 के बाद ऐड होने स्टार्ट हो गए उसके रेवेन्यू, वो भी 2-2 गीगावाट करके। तो हम 2020 तक की अगर बात करते हैं ना, तो इनके पास 6 गीगावाट तक के प्लांट बन जाएंगे और वो 2021 में रेवेन्यू देने का स्टार्ट करेंगे। तो हम अगर 6 गीगावाट का वैल्यूएशन निकालते हैं ना, तो 6 गीगावाट मल्टीप्लाई बाय 3,500 करोड़, इसका वैल्यूएशन कितना बनता है? अराउंड 21,000 करोड़। 21,000 करोड़ का वैल्यूएशन निकलता है 6 गीगावाट का। उसके सामने एक कंपनी ट्रेड कर रही है 1 लाख करोड़ के आसपास, यानी कि 5 टाइम्स ज्यादा प्रीमियम इसको मिल रहा है। आई थिंक ये वैल्यूएशन बहुत ही ज्यादा है। यहाँ पे वैल्यूएशन को और ज्यादा अच्छी तरह से समझने के लिए हम इसका पीयर के साथ कंपैरिजन करते हैं। हालांकि डायरेक्ट कंपैरिजन नहीं, क्योंकि अदानी ग्रीन रिन्यूएबल एनर्जी के अंदर काम कर रहा है और ये सब पीयर्स है ना, वो या तो थर्मल पावर प्लांट है या को प्लांट है, इसलिए डायरेक्टली आप कंपैरिजन नहीं कर सकते। लेकिन एक रफ आइडिया हम ले सकते हैं पावर प्लांट कंपनी के साथ इसका वैल्यूएशन करके। आप लिस्ट देखिए, आप अदानी ग्रीन पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, एनटीपीसी, अदानी ट्रांसमिशन, ये सबके मार्केट कैप देखिए और पी देखिए। अदानी ग्रीन का पी देखिए अराउंड 600 के आसपास है, और बाकी पावर प्लांट कंपनी का पी देखिए अराउंड 8, 31, 6, 15, 7। आप देखिए कितना ज्यादा गैप इन एक्चुअली इसके बीच में। यहां से पता चलता है कि पावर प्लांट कंपनीज के पी इतने ज्यादा रहते नहीं है, लेकिन यहाँ पे इसको बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्रा प्रीमियम मिल रहा है। यहाँ पे दुनिया के अंदर ऐसा कोई धंधा नहीं है जहाँ पे रिस्क ना हो। अदानी ग्रीन के फ्यूचर में क्या की चैलेंजेस आ सकती है, चलिए उसको समझने का ट्राई करते हैं। इनके 12 गीगावाट्स के प्रोजेक्ट अंडर कंस्ट्रक्शन में, जहाँ पे बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट लगने वाला है, और वहां पे उनको टाइम फ्रेम दिया गया है कि आपको इतने टाइम के अंदर ये प्रोजेक्ट खत्म करना है डेडलाइन के साथ। तो यहाँ पे 2 चैलेंजेस है, एक तो आपको वो पर्टिकुलर टाइम के अंदर आपको प्रोजेक्ट खत्म करके देना है गवर्नमेंट्स को या फिर नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन को, और उसके लिए जो आपको फंडिंग चाहिए ना, वो प्रॉपर्ली आपको अलोकेट करनी पड़ेगी। आप अगर फंडिंग लेके नहीं आ पाए ना प्रॉपर टाइम के अंदर, तो आपको वहां पे बहुत ही बेडली अफेक्ट करेगा। आप इसकी डेट के फिगर देखिए, 2019 के अंदर अराउंड 11,000 करोड़ के आसपास इनके डेट थे। 2020 के आप फिगर देखते हो ना, तो अराउंड 14,700 करोड़ की इनके डेट है। आप देखिए कितना ज्यादा डेट है इस कंपनी के ऊपर, क्योंकि वो अपफ्रंटली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, उसके बाद वो रेवेन्यू आएंगे। तो ये 2 चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है, फंडिंग उनको बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है इस प्रोजेक्ट के लिए। चलिए बात करते हैं कंपनी के पॉजिटिव और नेगेटिव पॉइंट के बारे में, समझने का ट्राई करते हैं क्या पॉजिटिव है इस कंपनी के लिए और क्या नेगेटिव साइड है इस कंपनी के लिए। शुरुआत करते हैं कंपनी की पॉजिटिव साइड से। नंबर 1 पे आते हैं 100% कॉन्ट्रैक्टेड बिजनेस। आपने आपके जो प्रोडक्ट्स है ना, उसको ऑलरेडी सेल कर दिया, आपने ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट कर दिया। आप
आपने आपकी प्रोडक्ट ऑलरेडी बेच के रखी है, तो आपको आपके प्रोडक्ट को बेचने का कोई टेंशन नहीं है, आपने ऑलरेडी वो कॉन्ट्रैक्ट करके रखा है, तो ये आपका बिजनेस बहुत ही सेफ है, आपका बिजनेस का मॉडल बहुत ही सेफ है। नंबर 2 पे आता है प्रिडिक्टेबल कैश फ्लो। आपके टैरिफ वहां पे फिक्स है, तो आपको आपके जो रेवेन्यू ना प्रिडिक्ट कर सकते हो, तो वो वहां पे बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 3 पे आता है आपकी गीगावाट की कैपेसिटी। आप देखिए कंपनी कैसे ग्रो कर रही है, पहले 2.4 गीगावाट था, उसमें 3.6 का ऐड करके 6 गीगावाट का बन गया, 8 गीगावाट का इनको ऑलरेडी टेंडर मिला, तो 14 गीगावाट तक पहुंच जाएंगे। और कंपनी जो एम कर रही है ना, वो 2025 तक 25 गीगावाट का, जो ड्रास्टिकली गीगावाट की कैपेसिटी में जो इंक्रीमेंट कर रहे हैं ना, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नंबर 4 पे आता है गवर्नमेंट का फोकस। आप देखिए गवर्नमेंट कितना ज्यादा फोर्सफुली और फोकस से इसके ऊपर काम कर रही है, रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर के ऊपर। इसलिए जितनी भी कंपनी होगी ना सेक्टर के अंदर, चाहे वो टाटा पावर सोलर हो, चाहे वो रिन्यू हो या अदानी ग्रीन हो, सबको डेफिनेटली यहाँ पे बेनिफिट मिलने वाला है। और नंबर 5 पे आता है और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है रीफाइनेंसिंग। कंपनी जिस हिसाब से रीफाइनेंसिंग कर रही है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप देखिए कंपनी के पास डेट है ना, वो अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास है। आप अगर अच्छा फाइनेंस करोगे ना, कम रेट पे आप अगर वहां से आपका फंडिंग लेके आओगे ना, तो कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा होगा। 2019 में ये कंपनी जो डेट लेके आती थी ना, अराउंड 11.1% के हिसाब से इनको इंटरेस्ट पे ये फंडिंग लेके आती थी। 2020 के अंदर वो चेंज हो गया, अभी उनके जो फंडिंग है ना, अराउंड 10.7% के हिसाब से इनको फंडिंग होती है, 0.4% का इंक्रीमेंट किया है। कंपनी ऐसे परफॉर्मेंस देते जाएगी तो आगे जाके और अच्छे रिफाइनेंसिंग, इनको और लोअर रेट पे कंपनी फंडिंग करेंगी, जो इस कंपनी को बहुत ज्यादा फायदा करेंगी। चलिए बात करते हैं नेगेटिव साइड। वो कौन सी नेगेटिव पॉइंट है इस कंपनी के? नंबर 1 पे आता है टैरिफ। आप कंपनी के डेटा में आपके साथ शेयर करता हूं, आप अलग अलग साइट के ईयर के हिसाब से टैरिफ के प्लान मैंने आपको यहाँ पे मेंशन किए। 2016 के अंदर जो साइट के कॉन्ट्रैक्ट हुए थे ना, तब टैरिफ जो हुआ करते थे 2016 के अंदर, वो 7 रुपीज के आसपास हुआ करते थे, 7 रुपए के आसपास पर यूनिट ये बिजली इलेक्ट्रिसिटी बेचते थे। लेकिन जैसे जैसे टाइम जाता गया, 2017, 18, 19, आप देखिए कंटिन्यूसली टैरिफ की प्राइस है ना कंटिन्यूसली कम होते जा रहा है। 2020 के अंदर आप देखो 2.83 के आसपास ये पहुंच गए, और इनको जो 8 गीगावाट का जो टेंडर मिला है ना, उसके अंदर टैरिफ है 2.92। तो ये कंटिन्यूसली टैरिफ के अंदर डिक्रीमेंट आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है, जो एक्चुअली वरी का पार्ट तो नहीं बोल सकते, क्योंकि आपके अलग अलग आपने कॉस्ट ऑप्टिमाइजेशन किए। लेकिन अगेन 7 रुपीज से 2.92 तक आपके टैरिफ कंटिन्यूसली डिक्रीमेंट हो रहे हैं। हो सकता है फ्यूचर में ये टैरिफ और ज्यादा कम हो, तो ये एक वरी का पार्ट है। नंबर 2 पे हाई डेट। कंपनी के पास इतना ज्यादा डेट है, आप देखिए कंटिन्यूसली और डेट की फिगर में इंक्रीमेंट आपको देखने को मिला है। मैं फिगर आपके साथ शेयर करता हूं। आप देखिए 2017 के अंदर कंपनी के पास डेट था ना, अराउंड 4,000 करोड़ के आसपास था। 2018 के अंदर 9,800 करोड़, 2019 के अंदर 11,000 करोड़, 2020 के अंदर 14,800, अराउंड 15,000 करोड़ के आसपास। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ, ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट ओरिएंटेड बिजनेस है, आपको अपफ्रंटली पहले इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, इसलिए गलत चीज है, डेट डेफिनेटली बढ़ने वाला है। लेकिन हाई डेट बिजनेस है, इन्वेस्टमेंट के लिए नॉर्मली हाई डेट बिजनेस अवॉइड करनी चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर अनसर्टेनिटी रहती है। आपके रेवेन्यू के अंदर कुछ फ्लक्चुएशन आया, कुछ XYZ रीजन से कुछ फ्लक्चुएशन आया, तो आपके डेट आपके बिजनेस को बहुत ही ज्यादा बेडली अफेक्ट करता है, तो वो चीज आपको यहाँ पे ध्यान में लेनी चाहिए। नंबर 3 पे प्रमोटर प्लेस शेयर। प्रमोटर जब अपने शेयर गिरवे रख के पैसे लेते हैं ना, तो बहुत ही नेगेटिव इंप्लीकेशन जाते हैं। आप इनके शेयर होल्डिंग देखिए कैसे इन्होंने अपने प्लेस शेयर को धीरे धीरे कम किया। ये एक्चुअली प्लस पॉइंट है, इन्होंने प्लेस शेयर कंटिन्यूसली कम किए। लेकिन अगेन जब प्रमोटर आपके शेयर गिरवे रखता है ना पैसे के लिए, तो ये एक्चुअली बहुत नेगेटिव पॉइंट है। ऐसी कंपनी को अवॉइड करना चाहिए जहां पे प्रमोटर अपने शेयर को गिरवे रखते पैसे के लिए। नंबर 4 पे आता है PPA रीनेगोशिएशंस। आपने जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किए, आपके 25 ईयर के आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो, वहां पे आपके टैरिफ पहले से फिक्स रहते हैं। लेकिन आपने पिछले 2-3 साल में देखे होंगे ना, तो अलग अलग गवर्नमेंट की जो साइट्स है ना, तेलंगाना के अंदर, तमिलनाडु के अंदर, वो रीनेगोशिएशन कर रहे, पिटिशन हाई कोर्ट के अंदर जाके कि हमको रेट कम करके दो, हमको ये महंगे लग रहे करके। तो यहाँ पे पिटिशन आ रहे, तो PPA के आपके जो टैरिफ है ना, वो रीनेगोशिएशन हो रहे कोर्ट में जाने के बाद, तो यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो सकता है। अदानी पावर के अंदर आपने एक्चुअली देखा होगा कि गवर्नमेंट के साथ काफी उनको टसल हो रही थी, फिर रीनेगोशिएशन हो रहे थे। तो यहाँ पे इस बिजनेस के अंदर अगर आपके PPA टर्म्स रीनेगोशिएशन हो गए ना, तो वो बहुत ही बेडली इफेक्ट करेंगे आपके रेवेन्यू।
और नंबर 5 पे गवर्नमेंट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट। मुझे पर्सनली अच्छा नहीं लगता जब गवर्नमेंट किसी सेक्टर के अंदर इन्वॉल्वमेंट रहता है, क्योंकि गवर्नमेंट की जो प्रोसेसेस रहती है ना वो बहुत ही स्लो रहती है। इसलिए आप देखना जितनी भी पीएसयू कंपनी है ना उनका वैल्यूएशन उतना ज्यादा नहीं रहता। मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि गवर्नमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहिए, लेकिन प्राइवेट कंपनी जब गवर्नमेंट कंपनी के साथ डील करती है ना तो उनका जो ऑपरेशन का जो स्पीड रहता है ना वो बहुत ही धीरे रहता है। आप कोई बैंक उठा के देख लीजिए, एसबीआई का वैल्यूएशन देखिए, एचडीएफसी का बैंक का देखिए, आप आईओसीएल का देखिए, आप रिलायंस का देखिए। पीएसयू कंपनी का ऑलवेज वैल्यूएशन कम रहता है क्योंकि वो एग्रेसिव नहीं रहते, उनके इन्वेस्टमेंट, उनकी जो फिलोसॉफी, वर्किंग फिलोसॉफी है ना वो इतना एग्रेसिव नहीं रहता। तो ये कुछ पॉइंट थे पॉजिटिव और नेगेटिव कंपनी के बारे में। चलिए बात करते हैं कंपनी के फाइनेंशियल के बारे में। फाइनेंशियल की शुरुआत करते हैं हम शेड्यूलिंग पैटर्न से। डेटा मैं आपके साथ शेयर करता हूं। आप देखिए अराउंड 75% प्रमोटर की होल्डिंग है, अराउंड 22% एफआईआई की है। अगर आप प्रमोटर की होल्डिंग और एफआईआई को मिला देते हो ना तो अराउंड 96-97% की होल्डिंग हो जाती है, यानी कि रिटेल के पास ओनली 3% है। जब तक प्रमोटर अपना स्टेक बेचेंगे नहीं और एफआईआई भी नहीं बेचेगी तो रिटेल के पास ओनली 3% है। ये पिछले एक साल के अंदर जितना वैल्यूएशन के अंदर इंक्रीमेंट देखने को मिला ना, इसका रीजन मेन यही है, क्योंकि मैंने पिछले 6 क्वार्टर का डेटा देखा ना तो प्रमोटर की होल्डिंग फिक्स है। उन्होंने बीच में टोटल को जो स्टेक बेचा ना 50%, इसलिए एफआईआई की होल्डिंग जो 10% थी वो बढ़ के 21% हो गई। लेकिन एफआईआई ने भी अपना पैसा बेचा नहीं है, यहाँ पे प्रमोटर ने भी अपना शेयर बेचा नहीं है, तो जो 3% रिटेल का पार्ट है ना उसके अंदर सब लड़ाई है। ये यहाँ पे रिटेल डेफिनेटली आगे जाके फंसने वाला है। मैं क्लियर कट यहाँ पे एक इंडिकेशन वार्निंग दे रहा हूँ, क्योंकि एक हाई वैल्यूएशन, प्रीमियम वैल्यूएशन मिलेगा ना तब धीरे धीरे एफआईआई निकल के भागेगी और रिटेल वहां पे फंसेगी। तो ये एक चीज मुझे अच्छी नहीं लगी, क्योंकि खाली 3% ही फ्री फ्लोट मार्केट के अंदर है। कंपनी के रेवेन्यू के बारे में अगर मैं बात करता हूँ ना तो पिछले 3 साल के मैंने रिजल्ट देखे, हर एक क्वार्टर के अंदर इन्होंने रेवेन्यू के अंदर अच्छा ग्रोथ दिखा है, लेकिन अब रिजल्ट देखते हो ना तो लॉस बुक किया। पिछले 2 क्वार्टर्स के आप रिजल्ट देखते हो ना तो वहां पे इनको प्रॉफिट मिला है, बाकी के सब क्वार्टर के अंदर इन्होंने लॉस बुक किया है। लेकिन आप रेवेन्यू देखें ना तो कंपनी ने कंटिन्यूसली रेवेन्यू के ऊपर काम किया। आप देखिए कंटिन्यूसली 2017 से इनके रेवेन्यू कंटिन्यूसली बढ़ रहे हैं। इतने ज्यादा स्पीड से रेवेन्यू बढ़ने के बावजूद भी आप देखिए कंपनी कंटिन्यूसली लॉस बुक कर रही है, और इसका मेन जो रीजन है ना वो उसके इंटरेस्ट है। आप देखिए कंटिन्यूसली इंटरेस्ट के अंदर इंक्रीमेंट हो रहा है। आप इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट करोगे ना तो आपके इंटरेस्ट है ना वो कंटिन्यूसली आपको बढ़ते जाएंगे और वो बैडली इफेक्ट करेंगे आपके प्रॉफिट और लॉस स्टेटमेंट के ऊपर। आप प्रॉफिट दिखा नहीं पाओगे। लेकिन एक चीज यहाँ पे बहुत ही पॉजिटिव वो कंपनी के एबिटा मार्जिन, क्योंकि कंपनी पहले इन्वेस्टमेंट कर देती है और उसके बाद जो ऑपरेशन आप हर एक क्वार्टर के अंदर ऑपरेशन के अंदर जो पैसा डालते हो ना वो बहुत ही कम रहता है, तो वहां से आपके जो रेवेन्यू आते हैं ना इसलिए आपको मार्जिन बहुत ही अच्छा लगेगा। चलिए बात करते हैं मेरी ओपिनियन की, क्या इस कंपनी के अंदर मैं इन्वेस्टमेंट करूंगा? मैं इस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट नहीं करूंगा और इसका रीजन है इसके हाई डेट और प्रीमियम वैल्यूएशन। नॉर्मली मैं हाई डेट वाली कंपनी को मैं इन्वेस्टमेंट नहीं करता, और अगर करता हूं तो मुझे बहुत ही चीप प्राइस पे या अट्रैक्टिव वैल्यूएशन पे मिलता है ना तब जाके करता हूं। लेकिन यहाँ पे अदानी ग्रीन के अंदर डेट भी बहुत ज्यादा है और वैल्यूएशन भी बहुत ही मुझे प्रीमियम लगता है। हाई डेट और हाई प्रीमियम बहुत ही रिस्की हो जाता है, क्योंकि आपके सस्टेनेबिलिटी का एक बहुत बड़ा क्वेश्चन हो जाता है, इसलिए इस कंपनी को मैं अवॉइड करना चाहूंगा। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू सो मच।